जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए टीके क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में उपस्थित होकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे सेलेक्टेड इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी उत्पाद कर, ऑप्शन डी सेवा कर। तो फटाफट आंसर करेंगे। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड का संबंध किससे है? तो आपका जो सही आंसर होगा, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आयकर। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड का संबंध किससे है? इनकम टैक्स से है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है। किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए सोम समिति, ऑप्शन बी चलैया समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी केलकर समिति। तो आंसर करेंगे, किस समिति के द्वारा धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश की थी? तो आपका सही आंसर होगा केलकर समिति, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है, धारा 88 के अंतर्गत मिलने वाली कर राहत खत्म करने की सिफारिश केलकर समिति के द्वारा की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। राजकोषीय नीति का विनिधान है? ऑप्शन ए पूंजी निर्माण, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घाटे की बजट नीति, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर करेंगे, राजकोषीय नीति का विनिधान है ऑप्शन सी घाटे की बजट नीति। तो याद रखेंगे, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो घाटे की बजट नीति से। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के हैं? ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन बी फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति, ऑप्शन सी क्रेडिट पॉलिसी साख नीति, ऑप्शन डी हेल्थ पॉलिसी। तो आंसर करेंगे, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को बढ़ाना तथा लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही मुख्य उद्देश्य किस नीति के अंतर्गत आते हैं? तो आपका सही आंसर होगा राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम यह है कि सरकारों से केवल वित्त के लिए चक्र के दौरान उधार लेने की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन ए चालू खाता व्यय, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी पुराने ऋण, ऑप्शन डी आयातित उपभोक्ता वस्तु। तो फटाफट इस सवाल का आंसर करेंगे। राजकोषीय नीति का सुनहरा नियम यह है कि सरकारों से केवल वित्त के लिए चक्र के दौरान उधार लेने की अपेक्षा की जाती है। तो आपका सही आंसर होगा निवेश, इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो सेशन को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए काले धन को वैध बनाने से नियंत्रित करना, ऑप्शन बी राजकोषीय अतिरेक को प्राप्त करना,
ऑप्शन सी राजस्व घाटे को कम करना, ऑप्शन डी राजकोषीय घाटे को कम करना तथा एक निश्चित सीमा में रखना। तो सही आंसर करें, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका सही आंसर होगा राजकोषीय घाटे को कम करना तथा एक निश्चित सीमा में रखना। आंसर ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? ऑप्शन ए डिफेंस, ऑप्शन बी सब्सिडी, ऑप्शन सी ब्याज भुगतान, ऑप्शन डी पेंशन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट आंसर करेंगे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्याज भुगतान। केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ा मद है ब्याज भुगतान, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी। संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर करेंगे संघ सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमुख आर्थिक सहाय, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी वेतन और भत्ता, ऑप्शन डी ब्याज अदायगी। तो आपका सही आंसर होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज अदायगी, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज अदायगी, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित की अनुशंसा पर दिया जाता है। तो आंसर करेंगे केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? ऑप्शन ए फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फाइनेंस कमीशन। तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर दिया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को गैर योजना अनुदान फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर दिया जाता है। ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी। आंसर करेंगे किस वर्ष केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए 2013-14, ऑप्शन बी 2014-15, ऑप्शन सी 2015-16, ऑप्शन डी 2016-17। तो इस सवाल का आंसर करेंगे केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि सर्वाधिक था किस वर्ष? तो 2016-17 में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है केंद्र सरकार की सकल कर आय में वृद्धि 2016-17 के दौरान सर्वाधिक थी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? आंसर करेंगे किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपको आंसर करना है निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सबसे पहले लागू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। याद रखेंगे शून्य आधारित बजट सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था, ऑप्शन ए। तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिएगा। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर करेंगे भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए
कर अनुपालन में सुधार करना, ऑप्शन बी कर आधार को विस्तृत करना, ऑप्शन सी सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, ऑप्शन डी कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना। तो भारत में कर सुधारों का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो भारत में कर सुधारों का उद्देश्य है कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना। तो ये तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है भारत में कर सुधारों का उद्देश्य है। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो याद रखना है भारत में टैक्स रिफॉर्म का उद्देश्य क्या क्या है? तो भारत में टैक्स रिफॉर्म का उद्देश्य है इंप्रूव टैक्स कंपाइलेंस, एक्सपांडिंग द टैक्स बेस, रिड्यूस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कस्टम रेट, यानी कर अनुपालन में सुधार करना, कर आधार को विस्तृत करना और सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना। ये तीन जो है याद रखना है कि भारत में कर सुधार का उद्देश्य है। लेकिन आपसे पूछा है कौन सा नहीं है उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारतीय आयकर की प्रकृति है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन इनकम टैक्स? ऑप्शन ए रिग्रेसिव प्रतिगामी, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल अनुपातिक, ऑप्शन डी कांस्टेंट फॉर ऑल। तो आपको बताना है भारतीय आयकर की प्रकृति कैसी है। तो सही आंसर होगा भारतीय आयकर की प्रकृति है प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय आयकर की प्रकृति है प्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में राजकोषीय नीति का उपकरण इंस्ट्रूमेंट नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऑप्शन ए टैक्सेशन करारोपण, ऑप्शन बी सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन सी सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन डी खुले बाजार की कार्यवाही। तो आपको बताना है इनमें से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है कि राजकोषीय नीति का उपकरण है टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। लेकिन पूछा है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट प्रोसीजिंग, तो आंसर हो जाएगा खुले बाजार की कार्यवाही। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2018-19 में वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट ऑफिस एवं बैंक से प्राप्त होने वाली ब्याज पर कटौती होगी। ऑप्शन ए अप टू 10,000 मतलब 10,000 तक, ऑप्शन बी 25,000 तक, ऑप्शन सी 40,000 तक, ऑप्शन डी 50,000 तक। तो केंद्रीय बजट 2018-19 में वरिष्ठ नागरिकों को पोस्ट ऑफिस एवं बैंक से प्राप्त होने वाली ब्याज पर कटौती होगी। तो सही आंसर होगा 50,000 रुपये तक, ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी किस प्रकार का कर है? व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी? ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन सी वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो याद रखना है जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आंसर ऑप्शन बी। किसे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? आंसर करेंगे किसे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है। ऑप्शन ए अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन सी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑप्शन डी घी। तो इनमें से किसे जीएसटी के दायरे के अंतर्गत रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घी। निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आपको बताना है केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए ब्याज प्राप्तियां, ऑप्शन बी कर प्राप्तियां, ऑप्शन सी सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ
तथा लाभांश, ऑप्शन डी अल्प बचतें। तो आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो सही आंसर होगा स्मॉल सेविंग, अल्प बचत। ठीक है, तो केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो अल्प बचतों को। और अगर पूछे केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो आप याद रखिएगा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में ब्याज प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है, कर प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है, सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश को शामिल किया जाता है। लेकिन पूछा है किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो आंसर अल्प बचत, ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को फटाफट शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट सवाल सब है जो एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो आपको बताना है इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन डी भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। तो आंसर करेंगे भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी याद रखेंगे। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। आपको बताना भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी प्राइस स्टेबिलिटी मतलब मूल्य स्थिरता, ऑप्शन सी अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, ऑप्शन डी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो भारत सरकार की राजकोषीय नीति का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्ण रोजगार। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो पूर्ण रोजगार राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, पूर्ण रोजगार। तो अब आपसे ये पूछ सकता है कि राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी का क्या क्या उद्देश्य होता है। तो याद रखना है अगर पूछे कि फिस्कल पॉलिसी का क्या उद्देश्य होता है, तो फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है प्राइस स्टेबिलिटी यानी मूल्य को स्थिर करना, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन करना और धन और आय का न्यायोचित वितरण करना राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व निम्न में से किसका होगा। ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी प्रोग्राम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो आंसर करेंगे वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 2005 के बजट से परिणाम आउटकम बजट का विचार लागू किया है। इसके अंतर्गत परिणामों की यथार्थता सत्यापित करने का दायित्व किसका होगा। तो सही आंसर है वित्त मंत्रालय और योजना आयोग का संयुक्त रूप से, आंसर ऑप्शन नंबर सी। संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% से कम, ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद के 1% से कम, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक, ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद के 2 व 3% के बीच। तो आपको बताना है संघ बजट 2010-11 में प्राथमिक घाटा अनुमानित किया गया है।
तो आपका सही आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद के 2% से कम, ऑप्शन नंबर ए। संघ बजट 2010-11 में पूंजी प्राप्तियां, ऑप्शन ए आयगत प्राप्तियों से अधिक है, ऑप्शन बी आयगत प्राप्तियों से कम है, ऑप्शन सी आयगत प्राप्तियों के बराबर है, ऑप्शन डी सरकार की उधार के बराबर है। तो संघ बजट 2010-11 में पूंजी प्राप्तियां आयगत प्राप्तियां से कम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, ऑप्शन सी राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। तो आंसर करेंगे लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, आंसर ऑप्शन डी। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? आपको बताना भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? ऑप्शन ए वीपी सिंह, ऑप्शन बी पी चिदम्बरम, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी यशवंत सिन्हा। तो याद रखेंगे भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वीपी सिंह के द्वारा की गई थी। तो भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा वीपी सिंह के द्वारा की गई थी, आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो आंसर करें मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो मुद्रास्फीति की दरें थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। याद रखेंगे मुद्रास्फीति की दरें थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित होता है मुद्रास्फीति का दर, आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? इनमें से कौन राजकोषीय नीति का भाग है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है? ऑप्शन ए प्रोडक्शन पॉलिसी, ऑप्शन बी टैक्सेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी फॉरेन पॉलिसी, ऑप्शन डी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। तो राजकोषीय नीति का भाग कौन सा है आपको बताना है। तो याद रखना है टैक्सेशन पॉलिसी, कर नीति राजकोषीय नीति का भाग है। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन राजकोषीय नीति का भाग है, तो कर नीति राजकोषीय नीति का भाग है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, यानी सरकारी व्यय को नियंत्रित करता है कौन, ये आपको बताना है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। तो बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। याद रखना है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए टैक्सेशन, ऑप्शन बी पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन डी सार्वजनिक ऋण। तो इनमें से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण
नहीं है आपको बताना है। तो याद रखना है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। आंसर ऑप्शन सी। बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन ए सरकार का मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे आप, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट सवाल है। बजट एक लेख पत्र है। ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन सी फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी मनी सेविंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो बजट एक लेख पत्र है, तो बजट किसका लेख पत्र है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? ऑप्शन ए आकलन समिति, एस्टीमेट कमिटी। ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी यानी सार्वजनिक लेखा समिति। ऑप्शन सी विशेषाधिकार समिति। ऑप्शन डी ऑडिट रिव्यू कमेटी, हिसाब किताब जांच समीक्षा समिति। तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा करती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे बजट का हिसाब किताब का जांच भारतीय संसद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा करती है। ठीक है, तो बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से करती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार का बजटीय घाटा बराबर होता है। भारत सरकार का बजटीय घाटा बराबर होता है। ऑप्शन ए राजस्व प्राप्तियों को घटाकर कुल योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय के। ऑप्शन बी पूंजी प्राप्तियों को घटाकर कुल पूंजीगत व्यय के। ऑप्शन सी राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजी प्राप्तियों को घटाकर कुल राजस्व तथा पूंजी प्राप्तियों के। ऑप्शन डी बाजार उधार को घटाकर कुल व्यय के। तो आंसर करें, भारत सरकार का बजटीय घाटा, भारत सरकार का बजटीय घाटा किसके बराबर होता है? तो बजटीय घाटा बराबर होता है बाजार उधार को घटाकर कुल व्यय के। ठीक है, तो भारत सरकार का बजटीय घाटा बराबर होता है बाजार उधार को घटाकर कुल व्यय के। आंसर ऑप्शन नंबर डी। विक्रय कर जिसका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का टैक्स है? आंसर करेंगे, विक्रय कर जिनका भुगतान आप कोई टूथपेस्ट खरीदते समय करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर है? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहित कर, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? तो धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई, यह आपको बताना है। तो सही आंसर होगा केलकर समिति, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी एजुकेशन टैक्स, ऑप्शन सी कस्टम टैक्स, ऑप्शन डी टोल टैक्स। तो सही आंसर होगा इनमें से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो टोल टैक्स भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर पूछे भारत सरकार द्वारा कौन कौन सा कर लगाया जाता है, तो सर्विस टैक्स, एजुकेशन टैक्स, कस्टम टैक्स भारत सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। मोड वेट संबंधित है। मोड वेट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उत्पाद कर से, ऑप्शन बी मूल्य वर्धित कर से, ऑप्शन सी धन कर से, ऑप्शन डी आयकर से। मोड वेट किससे संबंधित है आपको बताना है। तो याद रखना है मोड वेट
वैल्यू एडिड टैक्स या वीएटी से संबंधित है, यानी मूल्य वर्धित कर से संबंधित है। तो याद रखेंगे मोड वेट किससे संबंधित है, तो मोड वेट मूल्य वर्धित कर से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? आंसर करेंगे किसने भारत में पहली बार एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन ए क्लेस्की ने, ऑप्शन बी कोल्डोर ने, ऑप्शन सी आर.जे. चलैया ने, ऑप्शन डी गौतम माथुर ने। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे कोल्डार ने। भारत में पहली बार एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में पहली बार व्यय कर एक्सपेंडिचर टैक्स लगाने का सुझाव कोल्डार ने दिया था। आंसर ऑप्शन बी याद रखेंगे। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा एक टैक्स है, कौन सा एक प्रकार का टैक्स है जो सेंट्रल द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है लेकिन संघ तथा राज्य दोनों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए कॉरपोरेशन टैक्स, ऑप्शन बी कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर, ऑप्शन सी रेल किराए तथा माल भाड़े पर कर, ऑप्शन डी कस्टम ड्यूटी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर जो टैक्स लगता है वह सेंटर के द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है लेकिन संघ एवं राज्यों में बांटा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर, ऑप्शन नंबर बी। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितने करने का सुझाव दिया था? तो केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में निगम कर को घटाकर कितना करने का सुझाव दिया था? तो याद रखना है 30% करने का सुझाव दिया था, यानी निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 30% करने का सुझाव केलकर समिति की दूसरी रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है? आंसर करेंगे इनमें से कौन इनडायरेक्ट टैक्स है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी मृत्यु कर, ऑप्शन सी एक्सपेंडिचर टैक्स, ऑप्शन डी सेल्स टैक्स। तो याद रखना है सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, तो बिक्री कर या सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? ऑप्शन ए गिफ्ट टैक्स, ऑप्शन बी इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम टैक्स, ऑप्शन डी कॉरपोरेट टैक्स। तो इनमें से कौन सा टैक्स केंद्र सरकार नहीं लगाती है? तो याद रखना इंटरटेनमेंट टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बाकी गिफ्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इंटरटेनमेंट टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है जबकि उपहार कर, व्यक्तिगत आयकर और निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो क्लास को फटाफट शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, ऑप्शन बी उत्पादन कर, ऑप्शन सी चुंगी, ऑप्शन डी सेल्स टैक्स। तो बताएंगे इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो सही आंसर होगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है इनकम टैक्स, ऑप्शन ए। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को कहते हैं। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तो इस आधिक्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा, ऑप्शन बी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन सी बजटरी डेफिसिट यानी बजट घाटा, ऑप्शन डी रिवेन्यू डेफिसिट राजस्व घाटा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? राजस्व घाटा, आंसर ऑप्शन नंबर डी। जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे राजस्व घाटा कहा जाता है। याद रखेंगे, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इसे राजस्व घाटा, रिवेन्यू डेफिसिट
कहा जाता है? आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे। निम्न में कौन सा एक राजकोषीय कार्य नहीं है? ऑप्शन ए साधनों का आवंटन, ऑप्शन बी उत्पादन फलन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ऑप्शन डी इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। इनमें से कौन राजकोषीय कार्य नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा उत्पादन फलन राजकोषीय कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन फंक्शन राजकोषीय कार्य फिजिकल फंक्शन नहीं है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार द्वारा, ऑप्शन डी केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा। तो भारत में कृषि आयकर किनके द्वारा लगाया जा सकता है? तो याद रखेंगे भारत में कृषि आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में कृषि आयकर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स किनके द्वारा लगाया जा सकता है? तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? आपको बताना है निम्नलिखित करों में से कौन सा राज्य सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्शन बी स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ऑप्शन डी कॉरपोरेट टैक्स। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कॉरपोरेट टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो कॉरपोरेट टैक्स जो है राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, कॉरपोरेट टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। बाकी आपको याद रखना है मनोरंजन टैक्स राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, राज्य उत्पादन शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, कृषि आयकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। निम्नांकित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? इनमें से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? ऑप्शन ए किसान विकास पत्र, ऑप्शन बी राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन सी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन डी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। तो आपका सही आंसर होगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। ठीक है, इनमें से किस पर कोई भी आयकर छूट नहीं है? तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना, ऑप्शन नंबर डी। भारत में निम्न में से किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है? आंसर करेंगे इनमें से किस एक का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कलेक्टिव एडिशनल टैक्स, यानी सामूहिक अतिरिक्त लाभ कर का संबंध निगम क्षेत्र की आय से नहीं है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? आंसर करेंगे निम्नलिखित आय के साधनों की जोड़ी में से कौन सी केवल संघीय सरकार के लिए होती है? तो आपका सही आंसर होगा कस्टम ड्यूटी और कॉरपोरेशन टैक्स, यानी सीमा शुल्क और निगम कर, ये दोनों केवल संघ सरकार के लिए होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप याद रखेंगे, पूछेगा इनमें से केवल संघीय सरकार के लिए कौन सा आय के साधनों, इनमें से कौन सा आय का साधन जो है केवल संघीय सरकार के लिए होता है? तो सीमा शुल्क और निगम कर, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस एक कर समूह को जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्यों के साथ बांटा जाता है? तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा टैक्स है जो केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किया जाता है लेकिन राज्यों के साथ भी बांटा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर याद रखना ऑप्शन बी आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा एकत्र किए जाते हैं
लेकिन राज्यों के साथ बांटे जाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में तदर्थ राजकोषीय पत्र प्रणाली को अर्थोपाय ऋण प्रणाली में परिवर्तित किया गया। तो किस वर्ष भारत में तदर्थ राजकोष पत्र प्रणाली को अर्थोपाय ऋण प्रणाली में परिवर्तित किया गया? तो सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1997। 1 अप्रैल 1997 को भारत में तदर्थ राजकोष पत्र प्रणाली को अर्थोपाय ऋण प्रणाली में परिवर्तित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन ए विक्रय कर, ऑप्शन बी एक्साइज ड्यूटी, ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन डी वेल्थ टैक्स। तो इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर या संपदा कर प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो इनमें से कौन सा एक टैक्स का प्रकार है जो कि सेंट्रल द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों दोनों में बांटा जाता है? ऑप्शन ए कॉरपोरेशन टैक्स, ऑप्शन बी टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन सी रेलवे किराए तथा माल भाड़े पर कर, ऑप्शन डी कस्टम टैक्स। तो सही आंसर होगा कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, ऑप्शन नंबर बी। स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा मलजल सीवरेज का वित्त पोषण जिस राजस्व से होगा वह है? ऑप्शन ए मनोरंजन कर, ऑप्शन बी चुंगी तथा प्रवेश कर, ऑप्शन सी शिक्षा कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो सही आंसर होगा चुंगी तथा प्रवेश कर, ऑप्शन बी। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकरण लगाया है। इस उपकरण की दर है 0.50%। आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग कितना है? भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में प्रत्यक्ष करों का अंश वर्तमान में लगभग 5% है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? पंचायतों द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन ए सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन सी लैंड रिवेन्यू, ऑप्शन डी टैक्स ऑन लोकल फेयर्स स्थानीय मेलों पर कर। तो आपका सही आंसर होगा पंचायत के द्वारा स्थानीय मेलों पर कर लगाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि पंचायतों द्वारा कौन सा कर संग्रहित किया जाता है तो पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर कर संग्रहित किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी। वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। तो आंसर करना है जीएसटी एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए विजय केलकर, ऑप्शन बी मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन सी अरुण जेटली, ऑप्शन डी नरसिम्हा वन। तो सही आंसर होगा विजय केलकर। आप जानते हैं जीएसटी जो है विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाया गया है। तो याद रखना है वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर, यानी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लास को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? तो बताना है कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? ऑप्शन ए स्टाम्प ड्यूटी, ऑप्शन बी यात्री एवं वस्तु कर, ऑप्शन सी संपदा कर, ऑप्शन डी अखबारों पर कर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टाम्प शुल्क। तो याद रखेंगे स्टाम्प ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है
परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? भारत में सर्विस टैक्स किस वर्ष इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, तो भारत में सर्विस टैक्स 1994-95 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो याद रखेंगे भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कौन सा एक कर केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटता है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उत्पादन कर, ऑप्शन सी कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन डी कृषि आयकर। तो सही आंसर होगा कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज। ऑप्शन ए केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए, ऑप्शन बी राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण, ऑप्शन सी केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? तो याद रखना है केंद्रीय करों को राज्यों के भाग तथा केंद्रों द्वारा राज्यों के लिए शेयर करना, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग का काम क्या है? तो याद रखना है शेयर ऑफ टैक्सेस इन सेंट्रल टैक्सेस एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर द टैक्सेस बाय सेंट्रल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 13वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्यों के मध्य बंटवारे की संस्तुति करते समय सर्वाधिक भार दिया गया है? तो सही आंसर होगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए किया जाता है? आप जानते हैं वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो याद रखना है कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समयावधि है। आपको बताना है 13वां वित्त आयोग के सिफारिशों का समयावधि है। तो 13वां वित्त आयोग का समयावधि कब से कब तक था आपको बताना है। तो सही आंसर होगा 2010 से 2015। 13वां वित्त आयोग का समयावधि कब से कब तक था? 2010 से 2015। आंसर ऑप्शन नंबर बी। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संस्तुति की गई? तो 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय कर राजस्व को राज्यों में कितने प्रतिशत बांटने हेतु संस्तुति की गई थी? तो आपका सही आंसर होगा 32%, ऑप्शन नंबर सी 32% याद रखेंगे। 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2014-15 तक होना चाहिए। ऑप्शन ए 76%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 68%, ऑप्शन डी 66%। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 68%, ऑप्शन सी। 13वां वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित है कि केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2014-15 तक कितना होना चाहिए? तो 68%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? आंसर करना है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नाबार्ड। तो याद रखेंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा इस सवाल को कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत कितना है? तो आंसर करेंगे, सही आंसर होगा 42%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाले मात्रा का प्रतिशत है 42%।
संघीय बजट 2000 ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा देने हेतु कर अवकाश प्रदान किया। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 9 साल, ऑप्शन सी 7 साल, ऑप्शन डी 10 साल। तो इस सवाल का आंसर करेंगे तो सही आंसर होगा 10 साल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 ईयर्स। भारत सरकार के किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेशन किया गया था? तो आंसर करेंगे किस वर्ष के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेशन किया गया था? तो सही आंसर होगा 1996-97 के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर का समावेशन किया गया था। आंसर ऑप्शन डी। तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। और जो बच्चे क्लास लाइक नहीं किए हैं प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना कहां से कहां तक अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। याद रखेंगे, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। आंसर ऑप्शन बी। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए मुद्रा संकुचन, ऑप्शन बी विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी मुद्रा अवमूल्यन, ऑप्शन डी मनी इन्फ्लेशन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन, ऑप्शन डी याद रखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत किस वर्ष में धनात्मक हो गई? तो सही आंसर होगा 2003-04। सार्वजनिक क्षेत्र की बचतें 1998-99 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत 2003-04 में धनात्मक हो गई। आंसर ऑप्शन बी। जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट लिखते हैं उस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, उस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है पूछे जाने का। ठीक है, और बाकी जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में VI लिखे हैं या जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा गया है, उसको आप जरूर याद रखिएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में क्या होगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपका ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, 3-4 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ कमिंग ईयर बजट। आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो याद रखना है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है? तो सही आंसर होगा रिवेन्यू बिल, राजस्व विधेयक। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राजस्व विधेयक। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ऑप्शन ए एडहॉक फंड, ऑप्शन बी एक्सेस ग्रांट, ऑप्शन सी अनुपूरक अनुदान,
ऑप्शन डी अनुदान का अनुरोध। आंसर हो जाएगा अनुदान का अनुरोध, ऑप्शन नंबर डी। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट फंड में, सार्वजनिक लेखा निधि में। तो याद रखना है राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको पब्लिक अकाउंट फंड में यानी सार्वजनिक लेखा निधि में जमा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो सेशन को फटाफट एक बार शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? इनमें से कौन वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो याद रखना है बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? आपको बताना प्रभावी यानी इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो याद रखना है प्रभावी राजस्व घाटा 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो याद रखना है राजस्व व्यय का। ब्याज भुगतान एक आइटम है राजस्व व्यय का, आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारत में मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है? तो मौद्रिक नीति का उपकरण कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे मौद्रिक नीति का उपकरण है रेपो रेट, SLR, CRR, लेकिन टैक्स चेंज जो है मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है कर परिवर्तन, ऑप्शन डी। अगस्त 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष रहा। अगस्त 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहा आपको बताना है। तो सही आंसर होगा जुलाई टू जून, आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगस्त 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष जुलाई टू जून रहा, ऑप्शन नंबर सी। स्विस नेशनल बैंक आंकड़े के अनुसार 2017 में भारतीयों ने स्विस बैंक में कितनी रकम जमा की? तो सही आंसर हो जाएगा 7,000। याद रखना है 1,000 करोड़ आंसर हो जाएगा आपका, 1,000 करोड़। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तभी के करंट के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन अभी ये नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुपए जारी किया गया है, आपको बताना रुपए जारी किया गया है। ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन बी नाबार्ड द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा। तो रुपए जारी किया गया है, याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है, रुपए जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? आंसर करेंगे मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था। ठीक है, तो आंसर करेंगे भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो याद रखना है 1994 में। कब बनाया गया था? 1994 में। भारतीय रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय किस वर्ष बनाया गया? तो 1994 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1994। ठीक है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है, तो कौन सा? याचना मुद्रा बाजार, ऑप्शन सी। भारत में अर्थशास्त्र निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थशास्त्र निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? यानी
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस वर्ष इंट्रोड्यूस हुआ? आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर याद रखेंगे 2005 में। ठीक है, तो भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में लागू किया गया, ऑप्शन डी। तो क्लास को फटाफट एक बार शेयर करें, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। भारतवर्ष में सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक है कौन सा? आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापारिक बैंक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित प्रणाली अपनाता है। आंसर करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की कौन सी प्रणाली अपनाता है? तो सही आंसर होगा मिनिमम रिवेन्यू सिस्टम, न्यूनतम कोष प्रणाली। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इनमें से कौन मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? तो सही आंसर होगा मुद्रा व्यापार सहयोग निधि, ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है मनी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन फंड, ऑप्शन सी। भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया है। आंसर करेंगे, भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया है। तो याद रखना है 1994 में भारतीय रुपए को परिवर्तनीय बनाया गया है। तो 1994 में, आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चालू खाते में अगस्त 1994 में सही आंसर होगा, लेकिन ईयर याद रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाकी याद रखना है चालू खाते में अगस्त 1994 में। निम्नलिखित में से कौन नजदीकी मुद्रा नहीं है? इनमें से कौन नजदीकी मुद्रा नहीं है? तो सही आंसर होगा बचत व उधार हिस्सा पूंजी। याद रखेंगे, इनमें से कौन नजदीकी मुद्रा नहीं है? तो बचत व उधार हिस्सा पूंजी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? इनमें से कौन साख नियंत्रण का उपाय नहीं है? क्रेडिट कंट्रोल का उपाय नहीं है। तो याद रखना है साख नियंत्रण का उपाय नहीं है साख जमा अनुपात। साख जमा अनुपात साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो भारत में कागजी मुद्रा पहली बार 1862 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1862 ईस्वी में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। जितने क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताए हैं, आपको VI लिखे हैं, वो सारा क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए मूल्य स्थिरता। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है मूल्य स्थिरता, याद रखिएगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता, यह भी याद रखना है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अगला ऑप्शन है आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक व्यय यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट, यह भी याद रखना है कि सही है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है मूल्य को स्थिर करना, अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और आय तथा परिसंपत्तियों का समान रूप से वितरण करना। लेकिन विदेशी विनिमय दर स्थिरता, यह जो होगा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन डी। तो क्लास को फटाफट एक बार लाइक और शेयर कीजिए, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, क्लास को आप लोग सपोर्ट करें। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से आरंभ हुई? बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1960। तो याद रखना है 1957 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1957। तो इस सवाल को जरूर याद रखेंगे। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ की गई? तो भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति 1957 से प्रारंभ हुई थी। तो दशमलव पद्धति की शुरुआत 1957 ईस्वी में याद रखेंगे। निम्नलिखित मदों में से कौन सी एक मद M3 का भाग नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा मद M3 का भाग नहीं है, भाग नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए करेंसी इन सर्कुलेशन, चलन में, मुद्रा। ऑप्शन बी डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक्स। ऑप्शन सी टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। ऑप्शन डी बैंकीय वित्तीय संस्थाओं के पास जमा। तो सही आंसर होगा कौन सा मद M3 का भाग नहीं है? तो बैंकीय वित्तीय संस्थानों के पास जमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? आंसर करेंगे सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 में हुई थी। ऑप्शन में गलती है, 1975 में। याद रखना है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा 1975 में। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1975 ईस्वी में याद रखेंगे। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां से आपके एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग सेशन को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो कमेंट अवश्य करेंगे। तो सारा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन था जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और साथ ही साथ क्लास में रेगुलर रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।